हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो आप लोग समास को हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा और आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप पूरा कंफर्म है कि आप समास समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास। समास को संक्षेप भी कहते हैं। समास को संक्षेप भी कहते हैं। समास को क्या कहते हैं? संक्षेप। और समास का विलोम होता है विग्रह। विग्रह या व्यास भी कहीं पेपर में आया था कि समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है। और समास को क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। तो हम लोग समास का परिभाषा सीखेंगे। तो समास की परिभाषा रटने से नहीं याद होगा। यहाँ पे हम आप लोगों को सिखाए हैं समास की परिभाषा कैसे याद करना है। जैसे चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो क्या हो गया? चौराहा। क्या हो गया? चौराहा। चार राहों का समूह क्या होगा? चौराहा। तो परिभाषा इसका क्या होता है समास का, कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह से जो नया संक्षिप्त शब्द प्राप्त होता है, जो नया संक्षिप्त सार्थक शब्द प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक बार और देखो कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह से जो नया संक्षिप्त सार्थक शब्द प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा समझ गए। तो समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। समास पूछता है पेपर में, प्रकार तो आपको जरूरी याद है, रखना चाहिए कि समास कितने प्रकार का? 6 प्रकार। तो हम एक ट्रिक बनाए हैं अपने तरीके से, उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए, जैसे हम देखो यहाँ अपनी भाषा में समझेंगे कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय से अव्ययी भाव, अव्यय से अव्ययी भाव, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, पहला पद जाम्य विशेषण है, पहला पद जाम्य विशेषण है, कर्मधारय समास कहावत है, कर्मधारय समास कहावत है। तो समास कितने हैं? 6 समास हैं। पहला समास 1 2 3 4 5 और 6। समास कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप पहला हम समास पढ़ेंगे द्वंद्व समास। एक भी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से देखिए और बिल्कुल
कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पक्का है समास याद हो जाएगा। तो पहला समास है द्वंद्व समास। कौन क्या समास? द्वंद्व समास। तो हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण, राधा कृष्ण। इसमें 4 चीजें देखनी होती है। एक बोलते हैं समस्त पद, समास में 4 चीजें देखनी होती है। एक होता है समस्त पद, इसी को एक नाम और है सामासिक पद, और इसको कहते हैं पूर्व पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद। ये पार्ट, ये जो राधा है ये पूर्व पद हो गया, और ये जो कृष्ण है ये उत्तर पद है। तो एक आपको याद रखना है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, और समस्त पद का नाम होता है सामासिक पद। इसी को जब हम विग्रह करते हैं, एक होता है विग्रह। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह। तो ये संक्षिप्त पद होता है। समास ऊपर हम बताए हैं कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त पद। तो ये आपका संक्षिप्त पद है। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाता है? राम और श्याम, राधा और राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो ये होता है, ये जो आपका बीच में है ये विराम चिन्ह है। जब हम आप लोगों को विराम चिन्ह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन और हिंदी में योजक। इसका मतलब होता है या और अथवा। इसका मतलब यदि है जहाँ पे तो वो या और अथवा हो जाता है। तो याद रखने की जरूरत है कि वियोजक चिन्ह के स्थान पे या और अथवा लगता है। तो ये क्या हो गया? राधा और कृष्णा, राधा और कृष्णा। तो इसको यहीं से परिभाषा याद हो जाती है। कैसे? कि जिस समास में, क्योंकि अपने आप में राधा भी पूर्ण है, प्रधान है, इनका भी अपने आप में व्यक्तित्व है, कृष्णा का भी अपने अपने में व्यक्तित्व है। ये अलग अलग आदमी है, दोनों लोग में प्रधानता है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह के स्थान पे और या अथवा आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। एक बार और देख लीजिए कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह बीच में योजक चिन्ह के स्थान पे और या अथवा आ जाए, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपका एक और ले लेते हैं, खरा खोटा। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? खरा या खोटा। अपना पराया, तो क्या हो जाएगा? अपना या पराया। तो योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया? या आ गया। तो ऐसे ही कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह के स्थान पे या अथवा और आ जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ भी हमें ये लिखे हैं कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में, द्वंद्व में और छिपे। द्वंद्व में क्या होता है? और छिपा रहता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे
वो पहले ही हम बताए थे आपको परिभाषा। चौराहा, तो ये आपका चौराहा, तो चार राहों का समूह। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। सप्तऋषि, सप्तऋषि, सात ऋषियों, सात ऋषियों, सात ऋषियों का समूह। नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। तो ये सब क्या है? 3, 4, 7, ये सब क्या है? संख्यावाची। तो जिस समास में पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, उसे द्वंद्व समास कहते, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे हमें कि द्विगु में, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है। तो ये पहला गणना पद आता है इसमें। आपका 4, 3, 7 ये सब क्या है? गणना पद है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि समास में एक सबसे बड़ा समास है, तो है तत्पुरुष समास। वो क्या है? तत्पुरुष समास। आपका थर्ड समास क्या है? तत्पुरुष समास। सबसे टफ और सबसे लॉन्ग समास यही है। तो इसमें हम लिखें कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह छिपा हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक चिन्ह, उसको आप लोगों को कारक याद होना चाहिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन भो हे अरे। ये होते हैं कारक। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। यदि आप लोगों को तत्पुरुष समास समझना है तो आप लोगों को कारक याद करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कारक याद हो गया वो तत्पुरुष समास कर लेगा। जिसको कारक नहीं याद होगा परचिन्ह, वो तत्पुरुष समास नहीं कर पाएगा। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अब समझते हैं पहला। जैसे पेपर में आ जाता है कि राम ने मुझे मारा, तो ऐसे दे देता है रेखांश। तो पूछता है कि इसमें कौन कर्ता, सेकंड आपका हो जाएगा करण, तीसरा आपका हो जाएगा अपादान, और चौथा आपका हो जाएगा अधिकरण। अब इसमें से ही पूछता है कि राम ने मुझे मारा, इसमें से कौन सा समास, मतलब कौन सा कारक है? तो क्या कहेंगे? कर्ता कारक। जब आपको याद रहेगा तब कहेंगे क्या? कर्ता, क्योंकि कर्ता ने। तो आप तुरंत कहेंगे क्या कि ये क्या है?
तत्पुरुष समास है। वो भी क्या है, प्रथमा तत्पुरुष। आजकल पेपर का कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। अब आता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अब ऐसे पूछ लेता है कि राम ने मुझे मारा, ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो कभी कभी ऐसे दे देता है कि प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, चतुर्थी और षष्ठी तत्पुरुष सब में रहेगा। तो जब आपको याद रहेगा कि ये क्या है, प्रथमा तत्पुरुष, तब इसको कहेंगे कि क्या है, प्रथमा तत्पुरुष समास है। तो ये है राम ने मुझे मारा, तो ये आपका क्या है, कर्ता ने तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्म। अब इसमें कर्म में देखो एक चीज है, कर्म यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, ये दोनों समझने वाली बात। तो यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, तो इसको आप लोग गौर से देखिएगा कि कर्म को, इसके बाद संप्रदान को, दोनों जगह को है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि राम को मैंने मारा, राम को मैंने मारा, तो यहाँ को है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म होगा। लेकिन यदि आ गया कहीं कि भिखारी को मैंने दान दिया, या कभी कभी छोटा आ जाता है, जैसे आ जाता कहीं जेब खर्च, तो इसका क्या हो जाएगा, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च। तो के लिए है, तो ये तो हो जाएगा, आप जेब के लिए खर्च मार दिए, संप्रदान के लिए। लेकिन यदि को आ जाएगा, यहाँ भी को है, यहाँ भी, तो समझने, ये संप्रदान में आपको लास्ट में ही देखना, दान देने वाली बात कहीं भी रहेगा, तो ये क्या रहेगा, दान देने वाली बात रहेगा। संप्रदान में क्या रहेगा, दान देने वाली। जैसे भिखारी को मैंने दान दिया, तो यहाँ को है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, या तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। संप्रदान चौथे स्थान पे है, तो ये क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। और यहाँ को है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, यहाँ भी को है, यहाँ भी को है। जैसे कभी कभी दे देता छोटा, दे दे स्वर्ग प्राप्त, तो इसको क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ दान देने वाली बात नहीं है, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ दान देने वाली बात नहीं है, तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये आपका क्या हो जाएगा, को, कर्म को। और यहाँ पे दान देने वाली, भिखारी को मैंने दान दिया, यहाँ भी को है, लेकिन यहाँ दान देने वाली बात है, और यहाँ पे दान देने वाली बात नहीं होती है। जैसे राम को मैंने मारा, यहाँ कोई दान देने वाली, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मर गया स्वर्ग चला गया, तो यहाँ पे कोई दान देने वाली बात नहीं है। तो ये जान लो कि जहाँ दान देने वाली बात रहेगा वहाँ संप्रदान होगा, और जहाँ दान देने वाली बात नहीं है वहाँ यदि को है तो आपका कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं करण। करण मतलब होता है साधन। करण मतलब क्या होता है, साधन। तो एक एग्जाम्पल है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत होगी जगह बना कहीं लिख लेना। ये आपका संप्रदान का है, ये भी आपका संप्रदान का है, इसको मिटा ले रहे हैं, कर लेना अपना जेब खर्च। तो करण मतलब होता है साधन। करण मतलब क्या होता है, साधन। और अब देखो यहाँ के द्वारा काम हो रहा है, के द्वारा काम हो रहा है, और यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। तो करण मतलब साधन होता है। तो वहाँ आपको जुड़ाव होता है, यहाँ जुड़ाव या लगाव होता है। यहाँ क्या होता है, जुड़ाव या लगाव होता है, क्योंकि के द्वारा काम हो रहा है। आप जब वाच्य पढ़ेंगे तो वहाँ कर्मवाच्य में से, के द्वारा और द्वारा, क्योंकि कर्तृत्व वाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो से के द्वारा लगता है, यही वहाँ पे काम आएगा कि कहाँ लगाव होता है कहाँ जुड़ा, यहाँ समझ लो। यही तो से के द्वारा, तो यहाँ जुड़ाव होता है, यहाँ लगाव होता है, जुड़ाव या लगाव।
से के द्वारा। और से अलग मतलब यहाँ अलगाव होता है, यहाँ क्या होता है, अलगाव, और यहाँ क्या होता है, जुड़ाव। यहाँ अलगाव होता है, यहाँ अलग होंगे वहाँ जुड़ेंगे। तो जैसे इसका आता है कि राम बस से स्कूल जाता है, राम बस से स्कूल जाता है। तो यहाँ से है, तो राम बस से स्कूल जा रहा है, रमेश साइकिल से बाजार जाता है। तो उसका जो साधन है वो क्या है, साइकिल है, वो साइकिल से जा रहा है। उसका जो साधन है क्या, साइकिल है, वो साइकिल से अलग नहीं हो रहा है। जैसे रोशनी बस से स्कूल जाती है, या अतुल गाड़ी से, बाइक से स्कूल जाता है। तो ये क्या है, स्कूल से उसका काम हो रहा है, स्कूल जा रहा है बाइक से, और रोशनी जा रही है बस से, तो उसका साधन है। रमेश बाजार जा रहा है साइकिल से, यहाँ लगाव हो रहा है, वो बस से अलग नहीं हो रहे हैं, उनसे बैठ के उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़ाव होता है। तो बस, राम बस से स्कूल जाता है, तो ये वो साधन हो गया। और ये जो अपादान होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, यहाँ से है कि पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ से चलता है। और इसका कभी कभी छोटा एग्जाम्पल, बच्चे कहेंगे कि छोटा नहीं बता रहे हैं सर, तो यहाँ पे कभी कभी आ जाता है, देखो एक एग्जाम्पल, तुलसी कृत। तो इसका क्या हो जाए, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा लग गया ना, क्योंकि काम हो रहा है। और यहाँ अपादान है, यहाँ पे अपादान है, तो ये हो जाता है शोकग्रस्त, मतलब शोक मुक्त। क्या होता है, शोक मुक्त, क्योंकि अलग रहा है, तो शोक से मुक्ति मिल गई। यहाँ हम समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे लिखते हैं ऋण मुक्त लिख दिए, और यहाँ पे हम लिख दिए ऋण ग्रस्त। एक और लिख लेते हैं, भय मुक्त और भयग्रस्त। तो ऋण मुक्त, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। तो क्या हो जाएगा, उसे ऋण से क्या मिल रही है, मुक्ति हो गई। हमारे, हम कर्जदार हैं किसी के, हम उनको पैसा दे गए तो हमें क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान, क्योंकि हम पैसा दे के अलग हो गए। ऋण से मुक्त मतलब हमारे पास कर्ज था, हम उसको दे दिए तो मुक्ति मिल गई, तो उससे हम अलग हो गए ना, ऋण से कि दे के अलग हो गए। और ऋणग्रस्त मतलब ऋण से ग्रस्त, मतलब अभी भी हम ऋण से दबे हुए हैं, हमारा उससे लगाव है, जुड़ाव है, साधन बना हुआ है, उससे जुड़ाव है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण। इसी में आता है एक नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। वो नेत्र से जब पैदा हुआ था तो नेत्र थे उसके पास, लेकिन किसी एक्सीडेंट में वो उसकी आँख चली गई, वो नेत्रहीन हो गया। तो नेत्र से क्या हो गया, हीन हो गया, तो अलग हो गया। क्या हो जाएगा, अपादान। मतलब ऐसे जहाँ यदि आपको लगे कि किसी से जुड़ाव हो रहा है तो करण हो जाएगा, अरे यदि आपको लगे कि किसी से अलगाव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। अब आगे हम संबंध, अब आगे हम पढ़ेंगे संबंध, आगे हम पढ़ेंगे संबंध। तो संबंध में क्या होता है, का की, जैसे सीता की बहन गीता है, अतुल का भाई नकुल है,
तो का किया गया। रोशनी की बहन जानवी है, तो ये क्या है, की का। तो इससे क्या पता चला, का की के जहाँ पे आए वो क्या होते हैं, संबंध दे रहे हैं, कि ये संबंध दर्शा रहा है कि सीता की बहन कौन है, गीता, इनका संबंध है बहन का। अतुल का भाई नकुल है, तो ये संबंध है किसका, भाई का संबंध है। रोशनी की बहन जानवी है, रोशनी की बहन कौन है, जानवी है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, आपका संबंध है, बहन भाई का क्या है, संबंध है। लेकिन आपको पेपर में कभी कभी सटीक दे देता है, छोटा दे देता है। जैसे दे देगा कि आपको दे देगा कि राजपूत या तो राजकुमार या तो राजमहल, ऐसे देगा। तो ये क्या है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाता है, राजकुमार। राजा का कुमार क्या कहलाता है, राजकुमार। राजमहल, राजा का महल। तो इसमें क्या पता चला, देखो, राजपुत्र, राजा का राजकुमार, राजा का कुमार, इससे महल, पुत्र, इससे क्या पता चला है, आप लोग देखो समझ गए होंगे। इससे हमारा परिभाषा ही से निकलता है, बताए नहीं थे, सॉरी, देखो परिभाषा। इससे क्या पता चलता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद, पूर्व पद नहीं, जिस समास में ये नहीं होगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो, राजा का कुमार, यदि हम कुमार हटा दें तो राजा का क्या नहीं, राजा का कुमार। तो प्रधान कौन है, कुमार। कुमार है किसका, राजा का, कुमार है राजा का। तो ये क्या है, प्रधान आदमी, मेन आदमी कुमार है। तो इसमें जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण। अब हम पढ़ेंगे क्या, अधिकरण में पर जैसे आता है छत पर क्या है, बंदर है। छत पर बंदर है, तो पर आ गया कि नहीं आ गया। जैसे गृह आता है, छोटा आएगा, गृह प्रवेश, तो घर में, गृह माने घर में प्रवेश, गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश। ये आपके क्या होते हैं, अधिकरण के होते हैं। संबोधन में क्या होता है, हे राम, क्या होता है, हे राम, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अल्लाह, हाय अल्लाह। जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होते, किसी के भो पथिक, भो माने हे, पथिक माने राहगीर, हे राहगीर सुनो। ये सब क्या होते हैं, जहाँ संबोधन किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष संबोधन तत्पुरुष समास होता है। तो आप लोगों को तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। यदि कारक याद होगा तो आप लोगों को अच्छे से तत्पुरुष समास याद हो जाएगा। अब अगला हम पढ़ेंगे कौन सा समास है, अव्यय से अव्ययी भाव, अव्यय से अव्ययी भाव। अब हम पढ़ेंगे अव्यय से अव्ययी भाव। अव्यय मतलब होता है पूर्व पद, अव्यय पद मतलब जो पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें आता है
यथा संभव, मतलब जैसा जैसा संभव हो। अनुकूल आता है भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर कर। तो ये क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय अर्थात प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी समास। जैसे आजन्म होता है, आजन्म होता है तो जिसमें भर, यथा, आ, अनु, प्रति, बार बार, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, तो ये सब समास कौन होते हैं, सब अव्ययी भाव समास होते हैं। प्रति, बार बार, अनु, आ, भर, यथा, ये सब जिसमें आए पूर्व पद होते हैं अव्यय, उसे क्या कहते हैं, अव्यय। जिस समास में क्या लिखे, अव्यय से अव्यय। जिस समास में अव्यय माने ये संस्कृत है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे अव्यय से अव्ययी भाव, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे। तो अगला समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं कि जिस समास में न पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान, मतलब जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखो लिख देते हैं उदाहरण, गिरधर, तो इसका विग्रह करेंगे, ये समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद है। तो गिर पूर्व पद है, गिर की पूर्व है, और ये क्या है, उत्तर पद। ये पूर्व पद है, उत्तर पद। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाए, गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाले, अर्थात अर्थात श्री कृष्ण। तो न पूर्व पद न उत्तर पद कोई प्रधान नहीं हुआ था, गिरधर, और बन गए क्या, श्री कृष्ण। तो जिस समास में न तो पूर्व पद और न तो उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें आता है लंबोदर, लंबोदर लंबा है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। पूजा वूजा होता है तो सबसे पहले देवताओं में पहले स्थान पूजा किसका होता है, गणेश। तो ऐसे गिरधर हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाण हो गया, आपका मृग नयनी, मृग से समान जिसके हो नयन अर्थात सीता जी। उसके बाद आपका चक्रपाण, पाणी माने हाथ, हरियाणी भाषा है। तो चक्र है जिसके अर्थात में, तो चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण है। जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु जी। ऐसे बहुत से आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा समास है वो क्या है, अगला जो समास है हमारा वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास समझ लेगा वो अर्थालंकार आसानी से कर लेगा। यहीं पे आज हम समझा देंगे। कर्मधारय समास जो समझ गया वो अर्थालंकार एकदम डिटेल जान जाएगा, अर्थालंकार के बारे में। जैसे देखो कर्मधारय में क्या कहते हैं कि पहला पद जाम में विशेषण है, पहला पद जाम में विशेषण है, कर्मधारय समास कहावत है। हाँ, तो विशेषता बताता है, पहला पद क्या होता है, विशेषता बताता है। तो हम अलंकार जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे उपमेय, वहाँ पे अलंकार में क्या पढ़ते हैं, उपमेय,
और उपमान, लेकिन इसी को ही उपमेय का ही एक दूसरा नाम विशेष होता है यहाँ समास में, और उपमान को यहाँ क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। तो अलंकार जब चलेगा तो वहाँ उपमेय उपमान चलेगा, लेकिन यहाँ क्या चलेगा, विशेषण विशेष। तो जो ये विशेष विशेषण समझ गया वो पूरा अलंकार कर लेगा और एक पूर्ण समास भी यहाँ समझ जाएगा। तो आज हम यही बता दे रहे हैं, जब समास पढ़ाएंगे तो जिससे दिक्कत आपको नहीं। तो इसमें क्या होता है, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण पहले समझ लेते हैं। देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, एकदम अच्छे से देख लो। जैसे जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय या विशेष, उपमान या विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय या विशेष कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे विशेषण या उपमान कहते हैं। तो यहाँ हम कर्मधारय समास पढ़ा रहे हैं, तो हमें उपमान नहीं लेके चलना है, नहीं गलत हो जाएगा। कि जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समास कहता है। तो यदि जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, यदि ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये देख लो, ये हमेशा किससे होता है, ये हमेशा शरीर से संबंधित होता है और ये प्रकृति से संबंधित होता है। ये व्यक्ति के पास होता है और ये व्यक्ति से दूर होता है। ये व्यक्ति के क्या होता है, पास होता है, ये व्यक्ति से दूर होता है। यदि आपको ये नहीं समझ में आए तो ये समझ जाइए, मतलब ये शरीर से संबंधित होता है विशेष, और जो विशेषण है वो प्रकृति से संबंधित होता है। वो क्या होता है, प्रकृति से संबंधित। ये भी नहीं समझ में आया तो ये समझिए कि जो विशेष है, जो विशेष है वो व्यक्ति के पास होता है, और जो विशेषण रहेगा एग्जाम्पल में वो व्यक्ति से क्या होगा, दूर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो जैसे लिखते हैं हम चंद्रमुख, यही देख लेंगे चंद्रमुख। देखो यहाँ देखेंगे चंद्रमुख, जैसे चंद्र है, मुख है, तो देखो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना। और जिससे की जाए, किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। यदि ये भी नहीं समझ में आया तो हम दूसरा उठाएंगे, शरीर विशेष। इसमें देखेंगे कि कौन विशेष है कौन विशेषण है, कौन विशेष है और कौन विशेष है कौन विशेषण है, समझेंगे। तो ये शरीर है, मतलब विशेष हमेशा शरीर के पास होता है, तो इसमें विशेष कौन हुआ, शरीर के पास। हमारे शरीर के पास क्या है, मुख है ना, तो विशेष क्या हो गया, मुख। विशेष क्या हो गया, मुख। और विशेषण ये प्रकृति से संबंधित है, तो इसमें प्रकृति से मुख संबंधित है कि चंद्र, प्रकृति चंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यदि ये नहीं समझ में आए तो व्यक्ति के पास हमेशा मुख होता है और व्यक्ति से दूर क्या है, चंद्रमा। कि व्यक्ति के पास चंद्रमा है, नहीं, व्यक्ति के पास मुख है और व्यक्ति से दूर क्या होता है, चंद्रमा होता है। ये समझ गए। ऐसे हम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, चरण कमल, कभी कभी कमल चरण इधर उधर कर देता है, कभी कभी इधर, जैसे कमल नयन या नयन कमल। अब कोई आपसे पूछ ले कौन समास है, तो तड़ाक दे मारो कि कौन समास है, कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय। कोई पूछ ले कि बताओ इसमें विशेष और विशेषण क्या है, तो तुरंत हम कहेंगे कि ये जो कमल है ये विशेषण है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है, ये व्यक्ति से दूर होता है और इसकी तुलना की गई है, किससे की गई है, चरण से। तो ये क्या हो गया, विशेष हो। क्या हो गया, ये विशेष हो। कोई इसमें पूछे क्या है, तो तड़ाक दे मारो ये विशेष है और ये विशेषण है, ये विशेष है, ये क्या है, विशेषण है, ये विशेष है, ये क्या है, विशेषण है। तो ये तुरंत आपका कर्मधारय समास फाइनल हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।